हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। सीए फाउंडेशन की कंसाइनमेंट की क्लास में आप सबका स्वागत है। मैं पहले डिस्कस करूंगा जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया था कल। ये क्वेश्चन मैंने दिया था जिसमें सेल्स आपको परसेंटेज टर्म में दी हुई थी। तो जो भी परसेंटेज टर्म था बेटा, वो परसेंटेज टर्म किसका था? वो परसेंटेज टर्म था आपका वैल्यू का। किसका था? वैल्यू का। और हमने उसमें से ये सब निकाला था। हमने ये सारी चीज़ें हमने निकाली थी कि 10% गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाता है और उसका इन्वॉइस वैल्यू इतना दे रखा था, फिर इन्वॉइस वैल्यू की हमने कितना गुड सेंड किया, ये सारी बातें हमने निकाल ली थी। और एक मज़ेदार पॉइंट था मेरे दोस्त। एक मज़ेदार पॉइंट क्या था? एक मज़ेदार पॉइंट था किसके बारे में? कमीशन की कैलकुलेशन के बारे में। वो बोलता है कि इनवॉइस वैल्यू तक जो सेल होती है उस पर 10% का कमीशन होगा, और इनवॉइस प्राइस के ऊपर जो सेल होती है उस पर आपका 25% का कमीशन होगा। तो ये एक पॉइंट, नया पॉइंट था जो हमने डिस्कस किया था। चलिए थोड़ी सी बातें और डिस्कस कर लेते हैं इसमें, और फिर मैं इसका सोल्यूशन आपको दिखाता हूं, आप चेक कीजिएगा। अगर मैं पहले बात करता हूं, देखिएगा यहां से हम वापस शुरू करते हैं। ये देखिए नॉर्मल इनवॉइस प्राइस कितना है आपका? 75%। नॉर्मल इनवॉइस प्राइस कितना है आपका? 75% आपका नॉर्मल इनवॉइस प्राइस था। और वो नॉर्मल इनवॉइस प्राइस कितना आया था? 93,750। तो इस पे कमीशन कितना था आपका? 10%। इस पे कमीशन कितना था आपका? 10% आपका कमीशन था। और उसके बाद में जो एक्सेस आपका आया था यहाँ पे, अगर मैं बात कहता हूँ यहाँ पे एक्सेस जो आपका एक्चुअल सेल प्राइस ऑफ द, हाँ जी, ये जो आपका एक्सेस आया था 6250, ये जो 6250 आया था, इस पे कितना था आपका? 25%। तो बेटा जी ये कमीशन देखेगा 93,750 का कितना है? 10%। तो ये 10% यहाँ पे आ गया। ये 10% मैंने यहाँ पे लिख दिया था। और जो बाकी आपका 6250 बचा हुआ है उसका कितना परसेंट है? 25%। तो उसका 25% यहाँ पे आ गया। ये दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास में क्या आ गया? कमीशन आ गया। तो दिस इज माई कमीशन, 10,000, 10,938। दिस इज माई कमीशन अमाउंट। ये मेरा क्या है? कमीशन अमाउंट है। आइए एक छोटा सा वर्किंग नोट और बनाते हैं। उस वर्किंग नोट में हम क्या करेंगे? यहाँ पे देखिए गुड्स सेंड एंड इनवॉइस वैल्यू, क्वांटिटी का परसेंटेज। तो क्वांटिटी तो वही है बेटा 100%। जितनी भी टोटल क्वांटिटी है उसको हमने क्या मान लिया है? 100%। टोटल क्वांटिटी को 100% माना है। तो इनवॉइस प्राइस किस परसेंट पे है? 125 पे। तो इनवॉइस प्राइस देखिएगा दो अलग अलग परसेंटेज है। क्वांटिटी का परसेंट हमने अलग मान लिया, और इनवॉइस और जो प्राइस है उसका परसेंटेज हमने अलग मान लिया। तो अगर मैं यहाँ पे इनवॉइस प्राइस कितना है? 125%। इनवॉइस प्राइस कितना है? 125%। तो ये 125% कितने के बराबर होता है? 125 के बराबर होता है। तो इसके अंदर प्रॉफिट कितना इंक्लूड है? इसके अंदर प्रॉफिट मेरा 25,000 इंक्लूड है। ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं बेटा, ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं बच्चा। चलिए उसके बाद में हमने क्या है, कुछ कंसाइनर ने खर्चे किए क्या? यस, कंसाइनर ने खर्चे किए। 10,000 के कंसाइनर ने खर्चे किए। ये दोनों ऐड कर दिया तो 135 हो गया। ये यहाँ से उसके बाद में लॉस इन ट्रांजिट वगैरह कुछ नहीं है, ये सब आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये सब आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। बैलेंस क्वांटिटी आपके है नहीं, 100% क्वांटिटी कंसाइनी के पास में पहुंची है। अच्छा, कॉस्ट इनकर नहीं किया कंसाइनी ने, कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों भी चीज़ें आपको करने की ज़रूरत नहीं है। कंसाइनी के यहां पे दिल्ली के गोडाउन में 10% का लॉस हुआ था। दिल्ली के गोडाउन में 10% का लॉस हुआ था। अब देखिए साहब, वो जो 10% का लॉस हुआ था, 10% ऑफ कंसाइनमेंट गुड्स, 10% ऑफ कंसाइनमेंट गुड्स ऑफ द वैल्यू ऑफ 12,500। तो ये 12,500 जो वैल्यू थी ना, ये 12,500 जो वैल्यू थी ना, ये 12,500 जो वैल्यू थी ना बेटा, वो इनवॉइस प्राइस की वैल्यू थी। वो किसकी वैल्यू थी? इनवॉइस प्राइस का 10% था। समझ में आ रही बात? इनवॉइस प्राइस का 10% था। लेकिन आपको तो पता है कि अगर आपको तो पता है कि अगर आपको तो पता है कि अगर अगर हमारा कोई एबनॉर्मल लॉस होता है, अगर हमारा कोई एबनॉर्मल लॉस होता है तो उसमें उसमें इनवॉइस वैल्यू तो आती ही आती है। साथ ही साथ में जो हमने एक्सपेंस किए हैं वो एक्सपेंस का भी प्रोपोर्शनेट पार्ट आएगा, वो एक्सपेंस का भी प्रोपोर्शनेट पार्ट आएगा, वो डायरेक्ट एक्सपेंस का भी प्रोपोर्शनेट पार्ट आएगा। और जो कंसाइनर ने जो भी खर्चे किए वो सारे खर्चे क्या है? डायरेक्ट खर्चे हैं। तो यहां पे देखेगा, अगर मैं ये कहता हूं तो यहां पे इसका अगर 10% कहता हूं तो कितना होता है? 1,000 रुपीज होता है। तो 12,500 प्लस 1,000 कितना? 13,500। तो यहां पे ध्यान रहे, मतलब समझ में आया ना? ये देखिए 10% ऑफ द कंसाइनमेंट गुड्स कितना है? 12,500।
ये इनवॉइस वैल्यू है, इसके अंदर जो 10% प्रपोर्शनेट एक्सपेंसेस की है उसको भी ऐड करना पड़ेगा। तो उसको जैसे ही हम ऐड करेंगे तो वो कितना आ जाएगा हमारा 1000, इसमें ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 13,500 आ जाएगा। और वैसे भी 13,500 आप सीधा निकाल सकते हो मेरे दोस्त। ये 100% की वैल्यू कितनी है 1,35,000। 100% की वैल्यू कितनी है बेटा 1,35,000। तो जो गुड्स एबनॉर्मल गुड्स मेरा डिस्ट्रॉय हुआ लेस हुआ है 10%, तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई मेरी, उसकी वैल्यू आ गई मेरी 13,500। ये क्या है इनवॉइस प्राइस, ये क्या है इनवॉइस प्राइस प्लस proportionate expenses of consigner, invoice price plus proportionate expenses of consigner। तो ये आपकी वैल्यू आ गई। इसके अंदर प्रॉफिट कितना जुड़ा हुआ है, तो देखो टोटल के अंदर कितना प्रॉफिट था आपका 25,000। 100 के बाद अगर 100% क्वांटिटी में 25,000 प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, अगर 100% क्वांटिटी में 25,000 प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, तो 10% क्वांटिटी में कितना जुड़ा हुआ होगा 2,500। कैसे आया आपका 25,000 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 10, तो ये कितना आ जाएगा 2,500। तो एबनॉर्मल लॉस के अंदर इफ यू रिमेंबर कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड हम लिखेंगे बाय एबनॉर्मल लॉस, कितना लिखेंगे 13,500, और टू साइड में उसका प्रॉफिट जो इंक्लूड होगा वो लिखेंगे कितना होगा वो 2,500। आइए चलते हैं इसके कंसाइनमेंट अकाउंट की तरफ, कैसे बनता है कंसाइनमेंट अकाउंट। तो देखिए ये ही आपका एक क्वेश्चन था, ये आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7 था ये आपका क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखिए आपके पास में क्या क्या है, बाय गुड्स। यहाँ अगर मैं बात कहूँ तो बाकी सारी चीज़ें तो मेरे हिसाब से आपके दिमाग में होगी ही। टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, टू गुड्स एंड सेंट ऑन कंसाइनमेंट कितना था इनवॉइस प्राइस पे, कितना है ये 1,25,000। कितना है बेटा ये कौन सी प्राइस पे है, इनवॉइस प्राइस पे है। किस प्राइस पे है ये, इनवॉइस प्राइस पे है भाई। अच्छा, और इसके अंदर प्रॉफिट लोड कितना था, इसके अंदर प्रॉफिट लोड था आपका 25,000। ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा लोडिंग है, ये हमारा प्रॉफिट एलिमिनेंट है। हाँ जी, तो ये हमारा लोडिंग है साहब, ये हमारा क्या है लोडिंग है, इसको हमने अलग कर दिया। क्रेडिट साइड में देखिएगा आपकी बाय एबनॉर्मल लॉस, आपका एबनॉर्मल लॉस ये किस प्राइस पे आया है, ये भी इनवॉइस प्राइस पे आया है। ये किस प्राइस पे आया है, ये इनवॉइस प्राइस पे आया है। तो होप ये भी आपको समझ में आया होगा, ये इनवॉइस प्राइस पे आया है। तो इसके अंदर जो लॉस है, इसके अंदर जो लॉस है ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इसके अंदर जो लॉस है दिस लॉस विल कम हियर, दिस इज, हाँ जी ये जो लॉस है ना, ये लॉस यहाँ पे आ गया है। ये देखिएगा ये लॉस आया, ये लॉस आपका यहाँ पे, चल आया ये लॉस आपका यहाँ पे। ये देखिए ये एबनॉर्मल लॉस के अंदर 2,500 का अगर मैं बात कहता हूँ यहाँ पे, तो देखिएगा 13,500 में 2,500 क्या है आपका लॉस है, 2,500 क्या है आपका लॉस है। तो इस लॉस को मैंने यहाँ पे अलग से लिख दिया। हाँ जी, उसके बाद में उसने कंसाइनर ने खर्चे भी किए थे साहब, याद है ना, कंसाइनर ने कुछ खर्चे भी किए थे। कंसाइनर इनका अजय ने कुछ खर्चे किए थे, कितने खर्चे किए थे 10,000 रुपये खर्चे किए थे। तो यहाँ पे टू कैश के नाम से आ जाएगा, टू कैश के नाम से। ये एक्सपेंसेस किसने किया, ये एक्सपेंसेस कंसाइनर ने किया, ये एक्सपेंसेस किसने किया कंसाइनर ने किया। तो कंसाइनर ने जो खर्चा किया वो टू एक्सपेंस के नाम से यहाँ पे आ गया। समझ में आ गई बात। विजय जो है आपका कंसाइनी, जो है आपका कंसाइनी ने भी खर्चे किए हैं, 8,000 का कंसाइनी ने खर्चा किया है, सेल्स का खर्चा किया है उसने, ये 8,000 सेल का खर्चा यहाँ पे आ गया। ओके, उसके बाद में विजय का कमीशन, ये विजय का कमीशन जो हमने निकाला है 10,938 का जो कमीशन निकाला बेटा, वो कमीशन भी यहाँ पे आ गया। होप आपको यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई। विजय ने जो एक्चुअल सेल्स किया वो एक्चुअल सेल्स भी यहाँ पे आ गया। जो मेरा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू है, आइए जरा देखें क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू। आपके पास में कितना था 90%, आपके पास में कितना था 90% गुड्स आपके पास में पीछे बचा हुआ था। देखिएगा 100% गुड्स आपको रिसीव हुआ था, यानी कंसाइनी को रिसीव हुआ था, उसमें से 10% गुड्स का आपका एबनॉर्मल लॉस हो गया था। तो 90% गुड्स आपके पास में बचा था, उसमें से 75% गुड्स सेल आउट कर दिया, याद है ना। ये देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि 75% ऑफ द गुड्स हैव बीन सोल्ड। तो 75% सेल कर दिया, तो पीछे कितना परसेंट रहा होगा 15%। पीछे कितना परसेंट रहा होगा 15%। तो 15% की वैल्यू क्या रही होगी, देखो बताओ मुझे। 100% की वैल्यू कितनी है 1,35,000। अगर मैं बात कहता हूँ 100% की वैल्यू कितनी है 1,35,000। समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पे अगर मैं बात कहता हूँ तो 100% की वैल्यू है मेरी कितनी 1,35,000। तो 1,35,000 मेरा 100% का वैल्यू है, डिवाइडेड बाय 100 कितने का वैल्यू, ये 100% का वैल्यू है। मुझे कितने परसेंट का वैल्यू चाहिए, मल्टीप्लाइड बाय 15, मल्टीप्लाइड बाय 15। 1,35,000 मेरे 100% का वैल्यू है,
और डिवाइडेड बाय 100 कर दिया मैंने, मुझे 15 का वैल्यू चाहिए और मेरे आ गया 20,250। ये क्या आ गया आपका 20,250। ये क्या है आपका क्लोजिंग स्टॉक का इनवॉइस प्राइस है, क्लोजिंग स्टॉक का इनवॉइस प्राइस है। इसके अंदर प्रॉफिट कितना जुड़ा हुआ है, तो देखो प्रॉफिट कितना जुड़ा हुआ है, टोटल यानी प्रॉफिट कितना जुड़ा हुआ था आपका 25,000 का प्रॉफिट जुड़ा हुआ था। 25,000 का प्रॉफिट कितने पे जुड़ा हुआ था बेटा, 100% पे जुड़ा हुआ था। तो 25,000 डिवाइडेड बाय 100, 25,000 डिवाइडेड बाय 100, ये तो आप सबको कल डिस्कस किया था ना मैंने, वही है। सो 25,000 डिवाइडेड बाय 100, 25,000 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 15। तो ये कैसे आ गया यहाँ पे, अगर मैं बात कहता हूँ तो देखिएगा, मैं कहता हूँ यहाँ पे 25,000, ये देखिए 25,000 टोटल प्रॉफिट था, कितने परसेंट क्वांटिटी में वो प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, 100% क्वांटिटी में वो प्रॉफिट जुड़ा हुआ है। मुझे कितने परसेंट क्वांटिटी का प्रॉफिट चाहिए, मुझे 15% क्वांटिटी का प्रॉफिट चाहिए। तो ये मेरे पास में कितना आ गया 3,750। ये 3,750 ऐसे आया। यानी कि मतलब क्या होता है, यानी कि मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, इसका मतलब ये होता है कि मेरा क्लोजिंग स्टॉक का इनवॉइस प्राइस कितना है 20,250। मैं बाय क्लोजिंग स्टॉक लिखूंगा, बाय कंसाइनमेंट स्टॉक लिखूंगा कितना 20,250, और मैं क्लोजिंग स्टॉक का रिजर्व टू क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व, टू स्टॉक रिजर्व कितना लिखूंगा 3,750। तो आइए चलते हैं यहाँ पे, ये देखिए बाय इन्वेंट्री ऑन कंसाइनमेंट या कंसाइनमेंट स्टॉक कितना है आपका 20,250। किस प्राइस पे है ये इनवॉइस प्राइस पे है। किस प्राइस पे है, ये इनवॉइस प्राइस पे है। और इसके अंदर जो आपका रिजर्व है बाय क्लोजिंग स्टॉक टू क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व, ये क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व यहाँ पे आ गया। तो ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया, टू क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व, ये आपके पास में ये पॉइंट भी समझ में आ गया। ओ माय गॉड, यहाँ पे क्या देखते हैं, यहाँ पे डेबिट साइड ज्यादा है और क्रेडिट साइड कम है। यहाँ पे डेबिट साइड ज्यादा है और क्रेडिट साइड कम है। तो बेटा जी इस कंडीशन में ये हमारा यहाँ पे लॉस आ गया है, ये हमारा यहाँ पे क्या आ गया है, लॉस आ गया है। दिस इज बैलेंसिंग फिगर जो क्या है, लॉस है। और वो लॉस कितना है 1438 का लॉस है। कितने का लॉस है 1438 का लॉस है। ये करने के बाद में ये देखिए विजय का अकाउंट यानी कंसाइनी का अकाउंट, यहाँ पे अगर मैं बात कहूँ तो देखिए अगर इसका हम रिवर्स देखिए, ये इसके क्रेडिट में आया है तो ये इसके डेबिट में आ गया, टू कंसाइनमेंट डेबिट में आ गया 1 लाख। बाय कंसाइनमेंट ये देखिए ये दो है ना, दो विजय की एंट्री है यहाँ पे, ये दो विजय की एंट्री यहाँ पे आ गई, ये दो विजय की यहाँ पे एंट्री आ गई, और बाकी का पैसा वो बैंक से हमको दे देता है। तो बाय बैंक करके 81,062 ये पैसा आ गया। होप यू अंडरस्टूड। वर्किंग नोट यहाँ पे अलग स्टाइल से बनाया हुआ है, हमको हमारे स्टाइल काम में लेनी है, हमको अपनी ये स्टाइल काम में लेनी है। दिस इज वर्किंग नोट। और इस तरह से ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन होता है, इस तरह से ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन होता है। होप यू अंडरस्टूड, होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन। थैंक यू। चलिए गाइस, आज हम अब अकाउंट्स में कंसाइनमेंट का जर्नल एंट्री की तरफ बढ़ेंगे। कुछ जर्नल एंट्रीज भी हम करेंगे, और जर्नल एंट्रीज में देखिएगा हमने जो अभी तक समझा है कंसाइनमेंट अकाउंट क्या होता है, किस तरह कंसाइनमेंट अकाउंट आगे चलता है, उसी की अकाउंटिंग एंट्रीज एक फॉर्मली हम अकाउंटिंग एंट्रीज पढ़ लेते हैं। याद करो, इससे पहले हम कंसाइनमेंट अकाउंट हम बनाते थे तो हमने जो अकाउंटिंग सारा देख लिया, हम कंसाइनमेंट अकाउंट बनाते थे। ये देखिए ये कंसाइनमेंट अकाउंट है। अगर मैं देखूं तो ये कंसाइनमेंट अकाउंट है आपने, तो अब इसमें कंसाइनमेंट अकाउंट में देखो आप क्या करते थे, आप गुड्स सेंड करते तो गुड्स सेंड की एंट्री क्या होती थी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। अगर ये इनवॉइस प्राइस पे तो इनवॉइस प्राइस पे हो जाती थी, और अगर कॉस्ट प्राइस पे है तो कॉस्ट प्राइस पे हो जाती थी। अब बेटा अगर ये इनवॉइस प्राइस पे है तो इसके अंदर जो प्रॉफिट लोड होता है वो प्रॉफिट वापस अपने को क्या करना पड़ता, वो प्रॉफिट वापस अपने को हटाना पड़ता। तो इसकी एक रिवर्स एंट्री करते, और इसकी रिवर्स एंट्री में क्या करते, देखिए ये बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, तो हमारी एंट्री क्या हो जाती, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, और ये इसकी लोडिंग जो इसके अंदर जो प्रॉफिट इन्वॉल्व है वो यहां से हट जाता। अच्छा, तो यही सारी ये यहां पे अकाउंटिंग इसकी मैंने आपको बताई है। और यही अकाउंटिंग अगर सपोज कीजिएगा यहां पे अगर उसके बाद में कंसाइनर खर्चे करता है, कंसाइनर एक्सपेंस करता है, तो किस नाम से आता है, कैश के नाम से आता है। वो एंट्री क्या करता है आपका, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। वो एंट्री क्या करता है बेटा जी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। चलिए यही एंट्री यहां पे लिखी हुई है। पहली एंट्री देखिएगा, इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, और ये क्या है, इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी, इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी। पहले हम एक बार कंसाइनर की बुक्स में बात करेंगे, और उसके बाद में हम कंसाइनी की बुक्स में भी अकाउंटिंग एंट्री के बारे में बात करेंगे।
अगर यहां पे देखें तो कंसाइनर अपने यहां पे एक अकाउंट ओपन करता है, दैट इज कॉल्ड द कंसाइनमेंट अकाउंट। और ये कंसाइनमेंट अकाउंट किस नेचर का होता है? ये कंसाइनमेंट अकाउंट एक्चुअली जो होता है ये प्रॉफिट और लॉस बताता है। तो कोई भी ऐसा अकाउंट जो प्रॉफिट और लॉस बताता है वो नॉमिनल नेचर का होता है। हाँ जी, तो ये कंसाइनमेंट अकाउंट भी नॉमिनल नेचर का होता है। चलिए, जब हम गुड्स सेंट ऑन कंसाइनर, गुड्स सेंट बाय कंसाइनर, ये यहां पे लिखा हुआ गुड्स सेंट बाय कंसाइनर एंड रिसीव बाय कंसाइनी, तो इसकी एंट्री क्या होती है? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। अच्छा, क्या कंसाइनी अपनी बुक्स में ये एंट्री करेगा क्या? नहीं साहब, कंसाइनी अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा? कंसाइनी तो सिर्फ जो पैसा कंसाइनर को देना है या उससे लेना है, जो पैसा कंसाइनर को देना है या उससे लेना है वो उसकी एंट्री करेगा, और जो पैसा उसने दे दिया या ले लिया उसकी एंट्री करेगा। समझ में आ गई? वो चार ही चीजों की एंट्री करेगा, या तो पैसा देना है या लेना है, या पैसा दे दिया या ले लिया, सिर्फ इसकी एंट्री करेगा वो, बाकी किसी की एंट्री नहीं करेगा। ओके, एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनर, तो अपनी एंट्री क्या हो जाती है? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। ओके, क्या इसकी एंट्री कोई कंसाइनी करेगा क्या? नहीं साहब, इसकी एंट्री कंसाइनी नहीं करेगा। अच्छा, एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी। अच्छा, अब आप मुझे बताएं, पहले मैं कंसाइनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं, कंसाइनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो मुझे बताइए, कंसाइनी ने खर्चे किए हैं, कंसाइनी ने खर्चे किए हैं। अब मुझे बताओ, कंसाइनी ये खर्चे किससे लेगा? कंसाइनर से लेगा। कंसाइनी ये खर्चे किससे लेगा? कंसाइनर से लेगा। तो कंसाइनर से उसको पैसा आना है, कंसाइनर से उसको पैसा आना है। समझ में आ गई बात? दूसरे शब्दों में आप यह समझ लीजिएगा, अगर कंसाइनी कुछ भी खर्चे कर रहा है, कंसाइनी कुछ भी खर्चे कर रहा है, तो वो आंख मीचता है और खर्चे करता है, तो उसको अंदर ही अंदर किसकी शक्ल याद आती है? किसकी सूरत को वो नजर देखता है? किसकी सूरत देखता है अपने अंदर ही अंदर? वो कंसाइनर की सूरत देखता है। वो किसकी सूरत देखता है बेटा? कंसाइनर की सूरत देखता है। वो कहता है, जैसे कंसाइनी ने कुछ पैसे दिए, कंसाइनी ने कुछ पैसे दिए खर्चे के, वो ये कहता है, अरे रे ये पैसे तो मैं किसको दे रहा हूं? कंसाइनर को दे रहा हूं। मन ही मन ये समझता है, ये पैसे मैं किसको दे रहा हूं? कंसाइनर को दे रहा हूं, उससे मुझे वापस ही पैसे लेने हैं। बात समझ में आ रही है बात? अच्छा, तो मुझे एक चीज बताइए, अगर आपको किसी से भी पैसे लेने होते हैं तो वो आपके लिए क्या होती है? एसेट्स होती है। वो क्या होती है बेटा? एसेट्स होती है। और एसेट्स का बैलेंस क्या होता है? डेबिट होता है। एसेट्स का बैलेंस क्या होता है? डेबिट होता है। तो एसेट्स यहां पे हम कंसाइनी अपनी बुक्स में क्या करेगा? कंसाइनर अकाउंट डेबिट, यानी ये पैसे किसको दे रहा है? वो ये मान रहा है कि हु इज रिसीवर? कंसाइनर इज रिसीवर। हु इज रिसीवर? कंसाइनर इज रिसीवर। यानी पैसे किसको दे दिए मैंने? कंसाइनर को दे दिए। मैंने कंसाइनर के लिए किसी को दिया है, इसका मतलब मैंने कंसाइनर को ही दिया है, यही सोच के वो एंट्री करता है। तो कंसाइनर अकाउंट डेबिट। अच्छा, जब कंसाइनी अपने यहां से पेमेंट देता है तो कैश या बैंक आएगा या जाएगा? जाएगा साहब, कैश जाएगा। तो रियल अकाउंट में जो जाता है उसको हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो टू कैश अकाउंट या फिर टू बैंक अकाउंट। होप यू अंडरस्टूड। तो एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी में कंसाइनी की बुक्स में आपने एंट्री समझ ली। अच्छा, अब मुझे बताइए, अगर मैं कंसाइनर की बात करता हूं तो कंसाइनर के लिए तो कंसाइनमेंट से रिलेटेड कोई भी खर्चा होता है वो किसको डेबिट करता है? कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करता है। किसको डेबिट करता है? कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करता है। अब एक्सपेंस को डेबिट किया जाता है, तो यहां पे एक्सपेंस किस नाम से? कंसाइनमेंट के नाम से। अच्छा साहब, अब वो खर्चे अगर वो खुद अपनी पॉकेट से देता, अगर वो खुद अपनी पॉकेट से पे करता, तब तो हम क्या कहते? टू कैश या बैंक करते। अब वो अपनी पॉकेट से नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है बेटा? वो कौन कर रहा है ये खर्चा? कंसाइनी कर रहा है। तो कंसाइनर को अब ये पेमेंट किसको देना पड़ेगा? कंसाइनी को देना पड़ेगा। कंसाइनर को ये पेमेंट किसको देना पड़ेगा? कंसाइनी को देना पड़ेगा। तो फ्यूचर में हमें किसी को पेमेंट देना है, फ्यूचर में मैं कंसाइनर के पर्सपेक्टिव से सोच रहा हूं, मैं कंसाइनर के पर्सपेक्टिव से सोच रहा हूं, फ्यूचर में ये पैसा किसी को देना है। तो फ्यूचर में ये पैसा किसी को देना है बेटा, तो इसका मतलब क्या हो गया? वो हमारे लिए क्या है? लायबिलिटी है। वो हमारे लिए क्या है? लायबिलिटी है। तो अपनी एंट्री क्या होती है? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। समझ में आया चीज? चलिए साहब,
उसके बाद में क्या हुआ कि सेल्स, अब सपोज कीजिएगा सेल्स किया है, एक्सपेंसेस पेड बाय द कंसाइनी हो गया, एक्सपेंसेस पेड बाय द कंसाइनर हो गया, अब कुछ सेल्स किया है, सेल्स किया है, तब मुझे एक चीज बताइए, पहले मैं बात आराम से समझते हैं, समझिएगा, आराम से समझिएगा। अब मुझे एक चीज बताओ यार, मैं सेल्स की बात करता हूं तो सेल्स में सबसे पहले ये सेल्स किसने किया, ये सेल कंसाइनी ने किया, किसने किया, सेल कंसाइनी ने किया। तो अब मैं थोड़ा सा यहां पे आपको समझाऊंगा, सेल्स मेड बाय कंसाइनी, सेल्स मेड बाय कंसाइनी, सेल्स मेड बाय कंसाइनी। अच्छा, अब ये सेल्स मेड बाय कंसाइनी हो रहा है और मैं इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी की ही बात करूंगा। मैं किसकी बात करूंगा, इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी की ही बात करूंगा मैं, इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी। हाँ, कंसाइनी की बुक्स में पहले बात कर रहा हूं, क्योंकि कंसाइनर की बुक्स में तो आपने देखा ही होगा, कंसाइनमेंट अकाउंट बनाते हैं और बाय कंसाइनी लिख देते हैं हम, लेकिन हम इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी करेंगे। अच्छा, कंसाइनी के लिए समझिएगा, कंसाइनी के लिए समझिएगा, ये पेमेंट कंसाइनी के लिए कैश हो रही है, कंसाइनी के लिए क्या हो रही है, कैश हो रही है। अच्छा, कंसाइनी के लिए क्या है, सेल्स है, ये क्या है बेटा, सेल्स है। तो ये जो सेल्स है, ये सेल्स कैसी होगी, या तो कैश सेल होगी, या तो कैसी सेल होगी, ये कैश सेल्स होगी। तो कैश सेल्स होगी तो कंसाइनी के पास में कैश आएगा, कंसाइनी के पास में कैश आएगा, तो एंट्री क्या करेगा, कैश अकाउंट, वो एंट्री क्या करेगा, वो एंट्री करेगा आपका क्या, कैश अकाउंट डेबिट, वो एंट्री क्या करेगा बेटा, कैश अकाउंट डेबिट। समझ में आ रहा है बात, क्योंकि कैश उसके पास में आ रहा है, उसके पास में कैश आ रहा है, तो एंट्री क्या करेगा, कैश अकाउंट डेबिट, एंट्री करेगा कैश अकाउंट डेबिट। अच्छा साहब, अगर वो क्रेडिट सेल करता है, अगर वो क्या करता है, क्रेडिट सेल्स करता है, तो क्रेडिट सेल्स करता है तो किसको डेबिट करेगा, वो कैश को डेबिट करेगा क्या, नहीं, कैश तो आया नहीं उसके पास में, तो जिसको सेल किया जाता है वो क्या माने जाते हैं, वो डेटर्स माने जाते हैं, क्या माने जाते हैं, डेटर्स माने जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में अब आप मुझे एक चीज बताइए, ऐसी कंडीशन में कंसाइनी अपनी बुक्स में किसको डेबिट करेगा, डेटर्स को डेबिट करेगा, किसको डेबिट करेगा, डेटर्स को डेबिट करेगा। ये डेटर्स किसके हैं, कंसाइनी के हैं या कंसाइनर के हैं, बताओ। इससे जो पैसा आएगा वो पैसा किसको मिलेगा, कंसाइनर को देना है या कंसाइनी अपने पास में रखेगा, तो कंसाइनर को देना है। तो एक्चुअली क्या होता है, एक्चुअली क्या होता है, वह कंसाइनर डेटर्स होता है, क्या होता है, वह कंसाइनर डेटर्स होता है। हाँ जी, यहां पे अगर मैं बात करूं तो कंसाइनर डेटर होता है, वो क्या होता है, कंसाइनर डेटर्स होता है। तो आप चाहें तो डेटर्स भी लिख सकते हैं, सिर्फ डेटर्स भी लिख सकते हैं, वो इंप्लाइड होता है। डेटर्स क्या है, कंसाइनर का डेटर्स है। आप चाहें तो सिर्फ डेटर्स भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, कंसाइनर डेटर्स अकाउंट, और उसको क्या कहते हैं, डेबिट करते हैं। अब मुझे एक चीज बताइए, कंसाइनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, कंसाइनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो अब ये जो पैसा आया है, ये जो भी पैसा आया है या फ्यूचर में ये जो पैसा आएगा, ये पैसा किसको देना है, कंसाइनी ने सेल किया है तो ये पैसा किसको देना है, ये पैसा देना है किसको देना है, ये पैसा देना है हमको, किसको देना है, बताओ बेटा बताओ, ये पैसा देना है हमको कंसाइनर को देना है, किसको देना है, कंसाइनर को देना है। तो या तो हमारे पास में कैश आ गया होगा, या तो हमारे पास में कैश आ गया होगा, या फिर क्या होगा, डेटर्स से हमारे पास में कैश आएगा। दोनों ही सूरत में, दोनों ही सूरत हाल में हमें ये पैसा किसको देना है, तो हमें देना है पैसा किसको, कंसाइनर को। तो फ्यूचर में कंसाइनर को पैसा देना है तो कंसाइनर हमारे लिए क्या हो जाएगा, लायबिलिटी हो जाएगा, और इसलिए इसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। समझ में आ गई ये बात, टू कंसाइनर अकाउंट, होप यू अंडरस्टूड। तो कैश अकाउंट डेबिट और कंसाइनर्स डेटर्स अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर, आप चाहें तो डेटर्स भी लिख सकते हैं, होप यू अंडरस्टूड। अब यहां पे अगर क्रेडिट सेल्स होती है, सपोज कीजिएगा क्रेडिट सेल्स होती है तो कंसाइनर डेटर्स हो गया, यहां पे ये चीज मैं आप थोड़ा सा समझिएगा, ये यहां पे डेटर सेल हो गया। अब मैं क्रेडिट सेल्स की बात नहीं कर रहा, मैं सॉरी कैश सेल्स की बात नहीं कर रहा, मैं कैश सेल्स हटा देता हूं, मैं अभी क्रेडिट सेल्स की बात करता हूं, मैं भी क्रेडिट सेल्स की बात करता हूं। यहां पे अब मैं लिख देता, चलिए क्रेडिट सेल्स की बात करते हैं। क्रेडिट सेल्स की आपकी ये एंट्री बन जाती है, दैट इज ये आपने ये एंट्री कर ली है और ये एंट्री आपकी बन जाती है कंसाइनर डेटर्स अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर अकाउंट। अच्छा, अब हीरो आपको ये याद होगा, जब हम डेटर्स की बात करते हैं तो आपको एक डेल क्रेडिटर कमीशन याद होगा। मान लो कि कंसाइनी ने ना 10,000 का सेल कर दिया, कितने का सेल कर दिया, 10,000 का सेल कर दिया, मान लेते हैं उसने सेल कर दिया 10,000 का, उसने सेल कर दिया।
अब ये जो 10,000 का इसने सेल किया, 10,000 का सेल किया, उसमें से क्या हुआ, आई प्रिज्यूम दैट उसमें मैं ये मान रहा हूं कि उसमें से क्या हुआ, उसमें से 10% पैसा डूब गया, 10% पैसा बेड डेप्स हो गया, 10% पैसा क्या हो गया, बेड डेप्स हो गया। हाँ जी, 10% पैसा बेड डेप्स हो गया। तो 10,000 का 10% कितना होता है, 1,000 होता है। हाँ जी, तो 1000 बेड डेप्स हो गया। तो अब मुझे एक चीज बताइए, थोड़ा सिस्टम याद करेंगे डेल क्रेडिट कमीशन को। अगर डेल क्रेडिट कमीशन, सपोज कीजिएगा अगर डेल क्रेडिट कमीशन हमने दिया है, हमने यानी कंसाइनर ने कंसाइनी को यदि डेल क्रेडिट कमीशन दिया है, तो बेटा ऐसा, इसका मतलब क्या हो गया, यह बेड डेप्स कौन वहन करेगा, यह बेड डेप्स कंसाइनी वहन करेगा। और अब चूंकि कंसाइनी ने डेल क्रेडिट कमीशन लिया है, क्योंकि कंसाइनी ने क्या लिया है, डेल क्रेडिट कमीशन लिया है, तो डेल क्रेडिट कमीशन लिया है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो भी बेड डेप्स का लॉस है अब कौन वहन करेगा, कंसाइनी वहन करेगा। और अगर डेल क्रेडिट कमीशन उसने नहीं लिया तो ये बेड डेप्स का लॉस भी वो वहन नहीं करेगा। तो ऐसी कंडीशन में वो बेड डेप्स किसका होगा, वो बेड डेप्स कंसाइनर का होगा। किसका होगा बेटा, कंसाइनर का होगा। तो चलिए हम थोड़ा वापस ऊपर देखते हैं। यहाँ पे अगर मैं कहता हूं, यहां पे देखिएगा सेल्स मेड बाय द कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, ये तो आपका नॉर्मल सिचुएशन में एंट्री हो जाता है। ये आपका नॉर्मल सिचुएशन में कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर कंसाइनर की बुक्स में ये एंट्री हो जाता है। ये आपको कैश अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर समझ में आया होगा, समझ में आ गई ये बात। चलिएगा उसके बाद में अगर मैं यहाँ पे देखिएगा, पहले मैं कमीशन ड्यू की बात बाद में करता हूँ, पहले चेक ड्राफ्ट रिसीव्ड ये भी मैं बाद में करता हूँ। मैं बेड डेप्स की बात कर लेता हूं। अगर सपोज कीजिएगा बेड डेप्स अकाउंट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, बेड डेप्स हो रखा है, और डेल क्रेडिट कमीशन इज नॉट पेएबल, डेल क्रेडिट कमीशन इज नॉट पेएबल, डेल क्रेडिट कमीशन नहीं दिया जाता है, डेल क्रेडिट कमीशन नहीं दिया जाता है, तो ये बेड डेप्स जो भी है, ये बेड डेप्स किसका नुकसान है, ये बेड डेप्स हिसाब किसका नुकसान है, कंसाइनर का नुकसान है। यानी कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में ये आएगा, कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में ये आएगा। इसको थोड़ा समझते हैं। अब सपोज कीजिएगा आपने सेल्स कितना किया था, सेल्स किया मान लेते हैं 10,000 का, कितना किया था, 10,000 का। मान लेते हैं कोई भी डेल क्रेडिट कमीशन नहीं है, तो उसने कंसाइनी ने आपको कॉल किया था, हेलो सर, हाँ मैंने सेल किया 10,000 का। आपने कहा वेरी गुड, शाबाश, और आपने 10 बहुत बढ़िया, और सेल करो, और 10,000 से आपने एंट्री कर दी। आपने 10,000 से एंट्री क्या कर दी, आपने 10,000 से एंट्री कर दी कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। ये जो एंट्री करी आपने, ये एंट्री आपने 10K से यानी 10,000 से एंट्री कर दी। आपने मन ही मन कहा कि अब मुझे उससे कितना पैसा लेना है, मुझे उससे 10,000 रुपये लेना है। किससे, कंसाइनी से मुझे 10,000 रुपये लेने हैं। अच्छा, और कंसाइनमेंट के लिए एक तरह से इनकम है, क्योंकि सेल हो रहा है, इनकम है। देखो कंसाइनमेंट अकाउंट का बहुत सिंपल फंडा है, अगर कोई खर्चा है तो कंसाइनमेंट को डेबिट कर दो, और कोई इनकम है तो कंसाइनमेंट को क्रेडिट कर दो। एबनॉर्मल लॉस है तो भी कंसाइनमेंट को क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। बस यही फंडा है। तो आपने क्या कहा, यहाँ पे 10,000 रुपये, यहाँ ने कहा अरे यार 10,000 रुपया लेना है, तो कंसाइनी को डेबिट करो यार, उससे 10,000 आएगा। तो आपने ये एंट्री 10,000 रुपये से कर दी, आपने ये एंट्री 10,000 रुपये से कर दी। 10K का मतलब, K का मतलब किरण नहीं, K का मतलब है 1000, K का मतलब क्या है बेटा, 1000। तो आपने 10,000 से ये एंट्री कर दी। ये समझ में आ गया आपको। चलिए अब क्या हुआ, अब उसका वापस फोन आया आपके पास में वापस उसका फोन आया। अब वो क्या कहता है, अब वो कहता है सर उसमें से 1,000 तो डूब गया। अपने कॉल में अब मुझे बताओ, आप डेल क्रेडिट कमीशन दे रहे हो क्या उसको? नो, व्हेन डेल क्रेडिट कमीशन इज नॉट पेएबल, आप डेल क्रेडिट कमीशन नहीं दे रहे हैं। तो बेटा जब आप डेल क्रेडिट कमीशन नहीं दे रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, यह लॉस आपका ही है, यानी कंसाइनर का ही लॉस है। आप कहोगे ओके, अब मुझे 1,000 रुपीज उससे नहीं लेना है, अब मुझे सिर्फ 9,000 लेना है। पहले आपने कहा जब पैसा लेना था बेटा तो आपने एंट्री क्या की थी, 10,000 से एंट्री की थी। अब इसमें से 1,000 माइनस करना है। तो अब ये तो है नहीं कि हम डायरेक्ट इसमें से माइनस कर देंगे, क्योंकि हमारा अकाउंट प्लस माइनस में नहीं समझता, हमारा अकाउंट तो डेबिट और क्रेडिट में समझता है बेटा। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली इसको 1,000 यहाँ से माइनस नहीं करेंगे, तो इसके लिए हम एक रिवर्स एंट्री करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक
एक रिवर्स एंट्री करेंगे। तो रिवर्स एंट्री क्या हो जाएगी, देखो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। तो यहां पे देखो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट, और यह कितने से हो जाएगी, यह हो जाएगी आपकी 1000 से। यह कितने से हो जाएगी बेटा, यह हो जाएगी आपकी 1000 से। समझ में आया ये बात, यह आपकी 1000 से एंट्री हो जाएगी। तो यहां पे लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं। होप आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है, समझ में आया आपको ये चीज। चलिए अब उसके बाद में तो ये एंट्री मैंने आपको बता दी, ये एंट्री सेल्स मेड बाय द, ये एंट्री मैंने आपको बता दी, ये चीज़ मैंने आपको यहाँ से मैंने आपको एक क्लियर कर दिया, और ये एंट्री हम कर चुके हैं। अच्छा साहब, अच्छा साहब, और ये एंट्री भी मैंने आपको बता दी, ये एंट्री भी मैंने आपको बता दी। अच्छा साहब, अब यहाँ पे देखें, उसके बाद में हमने कहा था अगर बैड डेब्ट्स होता है, अगर बैड डेब्ट्स होता है तो ये वाली चीज़ कैसे होती है, ये हमने अभी डिस्कस किया। तो अब मुझे बताइए, अब यहाँ पे अब मैं देखता हूँ, देखिए यहाँ पे जब ये क्या हुआ होगा, जब ये 1000 रुपीज़ बैड डेब्ट्स हुआ होगा, तो सपोज 10,000 रुपीज़ आपने क्रेडिट सेल्स किया होगा, तो कंसाइनर ने भी एंट्री क्या किया होगा, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर ये किया होगा। अब वो भी 1000 से इसकी रिवर्स एंट्री मारेगा, वो भी 1000 से इसकी रिवर्स एंट्री मारेगा, और क्या एंट्री कर देगा, कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, क्योंकि अब 1000 रुपया उसके पास में आएगा भी नहीं, तो वो 1000 रुपया आगे देगा भी नहीं। तो जो हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे था रिवर्स एंट्री का, बैड डेब्ट्स का रिवर्स एंट्री का कॉन्सेप्ट, वही रिवर्स एंट्री का कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी रहेगा कंसाइनी की बुक्स में। क्योंकि कंसाइनी क्या कहेगा, ओले चलो अब 1000 रुपया आना नहीं है, तो 1000 रुपये से मेरा डेटर्स क्या हो गया, कम हो गया। 1000 रुपये से अब डेटर्स क्या हो गया, कम हो गया। तो अब ये 1000 रुपये से डेटर्स कम हो गया, तो ये लॉस अब कौन बियर करेगा, ये लॉस कंसाइनर बियर करेगा। कौन बियर करेगा बेटा, कंसाइनर बियर करेगा। तो कंसाइनर को हमने डेबिट कर दिया, टू हमने डेटर्स कर दिया। कितने से एंट्री कर देंगे, ये 1000 से एंट्री कर देंगे। तो ये एंट्री करते ही कंसाइनर का बैलेंस यहाँ पे कितना हो गया, 9000 हो गया। 9000 क्रेडिट बैलेंस हो गया, और इन दो की एंट्री से इसका यहाँ पे क्या प्रभाव पड़ा, कंसाइनी का अकाउंट 9000 से डेबिट हो गया। तो एक की बुक्स में उतने ही रुपए का डेबिट बैलेंस है, तो दूसरे की बुक्स में उतने ही रुपए का क्रेडिट बैलेंस है। आपको ये समझ में आया होगा। अच्छा साहब, अच्छा साहब, अब सपोज कीजिएगा डेल क्रेडिट कमीशन आप दे रहे हैं। अब आप क्या कर रहे हैं बेटा, डेल क्रेडिट कमीशन इज पेबल। डेल क्रेडिट कमीशन जब दिया जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में अब मुझे बताइए, जब आप डेल क्रेडिट कमीशन दे रहे हैं, आप कंसाइनर है, आपको कंसाइनी ने कॉल किया, आपको कंसाइनी ने कॉल किया, सर सर 1000 रुपया डूब गया, सर सर 1000 रुपया डूब गया। अब आप कहते हो मैं क्या करूं, मैं तो आपको कमीशन दे रहा हूं, डेल क्रेडिट कमीशन, तो ये लॉस आपका है साहब, ये लॉस मेरा नहीं है। तो जब ये लॉस आपका है ही नहीं, तो आपने कहा कि आपने 10,000 की सेल करी है, मैं तो आपसे 10,000 लूंगा। अब इसमें से 1000 डूब गया, तो ये आपका लॉस है, मैं इसमें कुछ भी नहीं करूंगा। तो ऐसी कंडीशन में अगर डेल क्रेडिट कमीशन दिया जा रहा है, तो बैड डेब्ट्स की किसी भी तरह की कोई भी एंट्री नहीं होती है। बैड डेब्ट्स की किसी भी तरह से कोई भी एंट्री नहीं होती है, आप ये ध्यान में रखना बच्चा। उसके बाद में किसकी बुक्स में नहीं होती है, कंसाइनर की बुक्स में नहीं होती है, क्योंकि कंसाइनर को अब उससे कुछ लेना देना ही नहीं है बाबू, कंसाइनर को उससे कुछ भी लेना देना ही नहीं है। अब ये बेचारा कंसाइनी उदास हो गया, कंसाइनी उदास हो गया, क्यों, क्योंकि उसका तो बैड डेब्ट्स हो गया ना। बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, या बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर डेटर्स अकाउंट, जिसके नाम से भी अकाउंट ओपन किया है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, और ये बैड डेब्ट्स जो कंसाइनी है, यह बैड डेब्ट्स क्या करेगा, यह बैड डेब्ट्स या तो अपने P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। कहाँ ट्रांसफर कर देगा, P&L अकाउंट में, क्योंकि उसका लॉस है तो अपने यहाँ पे लॉस बुक कर लेगा, और वो क्या और एंट्री कर देगा P&L अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स, P&L अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स। समझ में आया चीज। चलिए अब देखिए वापस हम यहाँ पे आते हैं, तो ये एंट्रीज, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये बैड डेब्ट्स वाला खाना, ये बैड डेब्ट्स वाला खाना पूरा हमने कर लिया है, जाना बैड डेब्ट्स वाला खाना हमने पूरा कर लिया है बेटा। अब क्या हुआ, कमीशन ड्यू कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, कमीशन ड्यू कर रहे हैं। तो भैया कमीशन हो चाहे कुछ भी हो, कंसाइनर बाबा के लिए तो क्या है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये खर्चा है, उसको पे करना है, कंसाइनमेंट से रिलेटेड खर्चा है, उसको पे करना है। तो कंसाइनमेंट के लिए, कंसाइनर बाबा के लिए, यानी हम हैं वो बाबा
बाबा, हमारे लिए तो क्या है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे बेटा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। अच्छा जी, समझ में आया आपको ये चीज? बिल्कुल सर समझ में आया। अच्छा, अब आप मुझे बताइए कंसाइनी के लिए क्या है? कंसाइनी के लिए बेटा ये कमीशन ही तो इनकम है बेचारा, इसके लिए ही तो वो काम करता है, इसके लिए ही तो वो काम करता है। और इनकम को हम क्या कहते हैं बेटा? इनकम को हम क्रेडिट करते हैं। इनकम को क्या कहते हैं हम? इनकम को हम क्रेडिट करते हैं। तो अपनी एंट्री क्या हो जाएगी? ये पैसा कंसाइनी को किससे लेना है? कंसाइनर से लेना है। तो कंसाइनर से पैसा लेना है तो उसके लिए क्या है? कंसाइनर। एसेट से कंसाइनर, एसेट्स का बैलेंस क्या होता है? डेबिट होता है। तो कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, ये अपनी एंट्री यहां पे कर देगा, कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। यहां पे जितने भी खर्चे होते हैं कंसाइनर की बुक्स में, जितने भी खर्चे होते हैं बाबू किसी के नाम से नहीं आते, वो तो सिर्फ कंसाइनमेंट के नाम से आते हैं। कुछ खर्चा हुआ कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, इनकम हुई कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट, खत्म। समझ में आ गई ये चीज? हाँ जी। उसके बाद में क्या हुआ ये देखिए, अब मैं बात कहता हूं क्लोजिंग स्टॉक। अगर आपके पास में कुछ क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है तो ये जो क्लोजिंग स्टॉक है किसका है? ये क्लोजिंग स्टॉक कंसाइनर का है क्लोजिंग स्टॉक। तो किसकी बुक्स में एंट्री करेंगे? कंसाइनर की बुक्स में एंट्री करेंगे। क्या ये क्लोजिंग स्टॉक कंसाइनी का है क्या? कंसाइनी के पास में कुछ स्टॉक पड़ा हुआ है तो कंसाइनी का है क्या? क्या मालिकाना हक उसका है क्या? क्या वो उसका मालिक बन जाएगा क्या? नहीं बेटा, यह तो एक कंसाइनर की अमानत है जो कंसाइनी के पास में रखी हुई है। तो यहाँ पे इस पे मालिकाना हक किसका होगा? इस पे मालिकाना हक होगा कंसाइनर का। और ये कंसाइनर की बुक्स में ही एसेट्स के रूप में आएगा। तो एंट्री क्या हो गई आपकी? कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। समझ में आया आपको बात? अच्छा साहब, अगर ये इनवॉइस प्राइस पे है, अगर सपोज कीजिएगा ये इनवॉइस प्राइस पे है, तो फिर ये एंट्री हम इनवॉइस प्राइस पे करते हैं। ये एंट्री हम किस प्राइस पे करते हैं? इनवॉइस प्राइस पे करते हैं। और इनवॉइस प्राइस पे करते हैं और इसका रिवर्स भी हमें एक स्टॉक रिजर्व की एंट्री करनी होती है। तो उसके लिए हमारी एंट्री क्या बन जाती है? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व, कंसाइनमेंट अकाउट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व। याद है ना थोड़ी सी वो एंट्री? तो इस तरह से हमारा क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री भी कंप्लीट होता है। इस तरह से ना मुन्ना ना, क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री कंसाइनी नहीं करेगा। अरे उसके पास में माल रखा हुआ है, लेकिन क्या उसका माल है क्या? रे उसका माल नहीं है। समझ में आई ये चीज? चलिएगा, अब फाइनल पेमेंट लेना देना अगर कुछ है तो फाइनल पेमेंट लेना देना है तो यहां पे देखिएगा, अगर सपोज कीजिएगा कौन पेमेंट देगा भैया? कंसाइनी पेमेंट देगा। किसको देगा? कंसाइनर को देगा। तो कंसाइनर के पास में या तो कैश भी आ सकता है, यहां पे मैं कैश भी लिख सकता हूं, ठीक है ना? कैश अकाउंट भी हो सकता है, यहां पे कैश अकाउंट भी हो सकता है। अच्छा, कैश अकाउंट भी हो सकता है। उसके बाद में क्या हो गया? अब यहां पे देखिए कभी कभी क्या होता है, कभी कभी कंसाइनी जो होता है ना एक्सेप्टेंस भी देता है। एक्सेप्टेंस का मतलब क्या? बीआर और बीपी। इसका मतलब कोई ऐसा डॉक्यूमेंट वो एक्सेप्ट करके दे देता है, एक डॉक्यूमेंट दे देता है। किसको दे देता है? कंसाइनर को एक डॉक्यूमेंट दे देता है और उसके बेसिस पे कंसाइनर को बाद में पेमेंट मिलता है। तो उस डॉक्यूमेंट को हम क्या कहते हैं? बीआर। मैं ज्यादा पूरा कॉन्सेप्ट नहीं लूंगा। उस डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं मेरे दोस्त? बीआर कहते हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट या बीआर अकाउंट डेबिट, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, अब यहां पे एक चीज और मैं आपको बता दूं, जब इनिशियल स्टेज पे तो ये सारा मामला चलता रहता है। जब थोड़ा टाइम पुराना हो जाता है, जब कंसाइनी के यहाँ पे कंसाइनर के प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है, तो कंसाइनर क्या कहता है? एडवांस में भी पैसा लेने का सोच सकता है। कंसाइनर एडवांस में भी कुछ सिक्योरिटी के रूप में कंसाइनी से पैसा लेने का सोच सकता है। तो चाहे कभी भी वो पैसा ले, कभी भी वो पैसा ले, चाहे बाद में ले, बीच में ले या एंड में ले, या कंसाइनी कभी भी पैसा दे, चाहे पहले दे, बाद में दे, एंड में दे, चाहे सिक्योरिटी के रूप में दे, चाहे कैसे भी दे, किसी भी तरह से अगर पैसे का आदान प्रदान हो रहा है तो पैसे का आदान प्रदान हो रहा है तो ये दो पर्सनल अकाउंट के बीच में आदान प्रदान होगा, कंसाइनी और कंसाइनर के बीच में आदान प्रदान होगा। देखिए सपोज कीजिएगा आपके कंसाइनी ने आपको 50,000 रुपीज एडवांस में दे दिए, आपके कंसाइनी ने आपको 50,000 रुपीज एडवांस में दे दिए। अब आप मुझे ये बताइए, ये जो एडवांस में पैसा दिया है उसने आपको, आपने उसको माल भेजा और आपने उसको माल भेजा और उसको बोला भैया आप 50,000 रुपया मेरे को एडवांस में दे दो, तो उसने आपको 50,000 रुपया एडवांस में दे भी दिया। अब आप मुझे बताओ ये 50,000 रुपया है क्या? इनकम है क्या?
नहीं, ये 50,000 रुपया इनकम नहीं है, ये तो एक ऐसा पैसा है जो किसके द्वारा आया है, ये ऐसा पैसा है जो किसने पे किया, कंसाइनी ने पे किया और आपके पास में वो रिसीव किया हुआ है। इनकम तो कब होगी, जब वो आगे माल बेचेगा, जब कंसाइनी वाकई में जो माल आपने भेजा है वो उसके द्वारा बेचा गया है, तब जाके वो इनकम होगा। तो ध्यान रहे, कुछ भी अमाउंट लिया और दिया जा रहा है उसको एज ए इनकम ट्रीट नहीं करते हैं। कुछ भी अमाउंट कंसाइनर और कंसाइनी के बीच में लिया दिया जा रहा है तो उसको एज ए इनकम ट्रीट नहीं करते। इनकम की तरह, तो जब हम उसको इनकम की तरह ट्रीट नहीं करते हैं तो कंसाइनमेंट अकाउंट में तो वो आएगा ही नहीं, कंसाइनमेंट अकाउंट में तो आएगा ही नहीं। 4 बातें कंसाइनमेंट अकाउंट में आती है, हमेशा ध्यान रखना। जब आप माल बेचते हो, जब आप कोई माल भेजते हो, या किसी भी तरह का कोई भी खर्चा हो रहा है, या किसी भी तरह का कोई भी खर्चा हो रहा है, जब वह आगे वाला माल बेच रहा है या उसके द्वारा कोई खर्चा किया जा रहा है, समझ में आ रही है ये बात, या कोई कमीशन है, तो ये सारी बातें कंसाइनमेंट अकाउंट में आती है। अब ये जो चीज़ है कि उसने आपको पैसा भेजा, आपने पैसा रिसीव किया, बेटा ये किसी भी तरह से कोई भी इनकम प्रॉफिट नहीं है, इनकम या एक्सपेंस नहीं है, तो इसको हम कंसाइनमेंट अकाउंट में नहीं डालेंगे। ये सीधा सीधा देखिए, कैश आया, बिल्कुल आया मेरे पास में कैश अकाउंट डेबिट, या बैंक आया, बिल्कुल आया बैंक अकाउंट डेबिट, बीआर आया, बीआर अकाउंट डेबिट। किससे आया, हु इज द गिवर, कंसाइनी इज द गिवर, तो गिवर को हम क्रेडिट करते हैं, तो कंसाइनी अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया। इसका रिवर्स हम बात करते हैं, हमने किसको, कंसाइनी की बुक्स में कंसाइनी ने किसको पे किया, कंसाइनर को पे किया, तो कंसाइनर अकाउंट डेबिट। टू कैश हो सकता है, टू बैंक हो सकता है, या टू क्या हो सकता है, बिल्स पेबल हो सकता है, या क्या हो सकता है, टू बिल्स पेबल हो सकता है। जगह कम है इसलिए मैं नहीं लिख रहा, आप अपने बुक्स में लिख देंगे, टू बिल्स पेबल भी लिख देंगे। समझ में आ गई ये चीज, होप यू अंडरस्टूड। चलिए ये बात भी आपको क्लियर हुई। अब देखिए इसके साथ में, अब जब ये एंट्री एक हो रही है तो इसके साथ ही साथ में एक एंट्री और आपको बताता हूं, एक एंट्री इसके साथ में मैं आपको और बता देता हूं। अगर सपोज कीजिएगा आपने, अब अगर ये मैं किसके सिचुएशन में बात कर रहा हूं, ये सिर्फ और सिर्फ मैं बीआर की कंडीशन में बात कर रहा हूं। किसने बीआर भेजा है, कंसाइनी ने बीआर सेंड किया है। तो अगर थोड़ा सा अगर आपको याद हो तो बीआर को हम बैंक से डिस्काउंट करवाते हैं, बीआर से हम क्या करवाते हैं, बैंक से डिस्काउंट करवाते हैं, बैंक से पैसा लेते हैं, तो बैंक से पैसा डिस्काउंट ले। सपोज कीजिएगा बीआर भेजा है 10,000 का, कितने का बीआर भेजा है, 3 मंथ का बीआर आपको भेज दिया है, याद है ना थोड़ा सा, 3 मंथ का बीआर उसने भेज दिया है, और यानी कि उसने आज आपको बीआर भेज दिया, इस बीआर पे 3 महीने बाद में पैसा मिलेगा आपको 10,000 रुपए का। आपने उसको बैंक से डिस्काउंट करवा लिया, आपने उसको कहां से डिस्काउंट करवा लिया, बीआर डिस्काउंटेड बाय बैंक, बीआर डिस्काउंटेड बाय बैंक, आपने उसको बैंक से डिस्काउंट करवा लिया। तो इसके लिए एंट्री क्या करेंगे आप, अब इसके लिए आप एंट्री क्या करेंगे, तो बेटा इसके लिए जो एंट्री होगी आपकी, इसके लिए आप एंट्री, बहुत अच्छी प्यारी सी एंट्री जो आप करेंगे, वो प्यारी सी एंट्री क्या करने वाले हैं इसके लिए, तो इसके लिए आप एंट्री करते हैं, यहां पे मैं अब इसकी एंट्री लिख रहा हूं, यहाँ पे मैं अब इसकी एंट्री लिख रहा हूँ, बैंक अकाउंट डेबिट आप करते हैं, क्योंकि पैसा आता है आपके पास में, बैंक अकाउंट डेबिट। और एक डिस्काउंटिंग चार्जेस होता है, डिस्काउंटिंग चार्जेस होता है जिसको आप डेबिट करते हैं, डिस्काउंटिंग चार्जेस को डेबिट करते हैं। ये डिस्काउंटिंग चार्जेस एक तरह से आपके लिए खर्चा होता है, कंसाइनर के लिए खर्चा होता है, तो डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट आप कर देते हैं, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट आप डेबिट कर देते हैं। अब बेटा जी डिस्काउंटिंग चार्जेस आप डेबिट करते हैं तो यह एक तरह का क्या है, खर्चा है। अब हमने तो एक बात पढ़ी है साहब, कंसाइनमेंट में कुछ भी खर्चा होता है तो हम खर्चे के नाम से एंट्री नहीं करते, हम खर्चे के नाम से एंट्री नहीं करते, हम किसके नाम से एंट्री करते हैं, हम तो कंसाइनमेंट अकाउंट के नाम से ही एंट्री करते हैं। तो डिस्काउंटिंग चार्जेस को तो हम ब्रैकेट में लिख देंगे, मारो इसको गोली, गोली नहीं मारना, इसको ब्रैकेट में डाल दो, इसको कहाँ डाल दो, ब्रैकेट में डाल दो, लेकिन अपनी एंट्री किसके नाम से हो जाएगी, कंसाइनमेंट अकाउंट के नाम से हो जाएगी, कंसाइनमेंट अकाउंट के नाम से, कंसाइनमेंट अकाउंट के नाम से डेबिट हो जाएगी। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, और ये डिस्काउंटिंग चार्जेस यहाँ ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ, ब्रैकेट में डिस्काउंटिंग चार्जेस हो जाएंगे, इसको मैं थोड़ा शॉर्ट कर देता हूँ, डिस्काउंटिंग चार्जेस, चलिए डिस्काउंटिंग चार्जेस हम कर देते हैं, इसको हम शॉर्ट कर देते हैं ताकि हमारा पूरा ये डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, ये डिस्काउंटिंग चार्जेस से एंट्री हो गई। और यहाँ पे क्या एंट्री आ जाए, यहाँ पे हो जाएगा क्या, टू, अब क्या चला गया आपके पास से, टू बीआर चला गया है, टू बीआर अकाउंट, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। तो ये चीज़ें यहाँ पे आपको समझ में आ गई होगी। तो ये देखिएगा, ये एंट्री जो है, ये एंट्री बेटा कब होता है, ये एंट्री तभी होता है, यह एंट्री तभी होता है जब बैंक से डिस्काउंट करवाया जाता है,
ये एंट्री तभी होता है जब बीआर को बैंक से डिस्काउंट करवाया जाता है। अगर बीआर को बैंक से डिस्काउंट नहीं करवाया है तो फिर एंड में जाके एक सिंपल एंट्री हो जाता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। समझ में आ रही है ये बात? आप तो ये देखें, अगर आपके पास में बीआर आएगा तो आपको इस तरह की एंट्री भी क्वेश्चन में होगी, इस तरह की एंट्री भी क्वेश्चन में होगी। समझ में आ गई ये चीज़? किसी को कोई डाउट है इस एंट्री में? समझ में आया बेटा? वेरी गुड। चलिए ये सारी एंट्री कर ली हमने इसमें। उसके बाद में हमने देखिए एक एंट्री इसमें नहीं आया, वो एंट्री कौन सा नहीं आया है? वो एंट्री है बेटा एक तरह से आपका एबनॉर्मल लॉस का। तो एबनॉर्मल लॉस की हम एंट्री क्या करते हैं? बताओ मुझे, एबनॉर्मल लॉस की एंट्री क्या करते हैं? अब मैं यहाँ पे आपको एंट्री बताता हूँ। यहाँ से ये सब मैं एक बार हटा देता हूँ, ये सब मैं यहाँ से एक बार मैं हटा देता हूँ और मैं अब यहाँ पे लिखता हूँ एबनॉर्मल लॉस। क्या लिखता हूँ बेटा जी? एबनॉर्मल लॉस लिखता हूँ। अच्छा, एबनॉर्मल लॉस की एंट्री क्या करते हैं अपन? एबनॉर्मल लॉस जब होता है तो एबनॉर्मल लॉस अकाउंट को हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। वैसे मैंने आपको बताया हुआ है, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। याद है ना आपको? हाँ जी, टू कंसाइनमेंट अकाउंट करते हैं। अच्छा, उसके बाद में क्या होता है? अच्छा, ये एबनॉर्मल लॉस की एंट्री किसकी बुक्स में करते हैं भैया? एबनॉर्मल लॉस की एंट्री हम किसकी बुक्स में करते हैं? यस, एबनॉर्मल लॉस की एंट्री हम किसकी बुक्स में करते हैं? ये हम करते हैं कंसाइनर की बुक्स में करते हैं। ये हम क्या करते हैं बेटा? कंसाइनर की बुक्स में करते हैं। और उसके बाद में अगर एबनॉर्मल लॉस से कुछ इंश्योरेंस रिकवरी आ जाती है तो हमारी एंट्री क्या होती है? दैट इज इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। सपोज कीजिएगा अगर इंश्योरेंस कंपनी ने पैसा दिया नहीं है लेकिन क्लेम एक्सेप्ट कर लिया है, सपोज एबनॉर्मल लॉस है हमारे यहाँ पे 5,000 का, एबनॉर्मल लॉस है हमारे यहाँ पे 5,000 का, तो ये 5,000 से हमने एंट्री कर दी, ये 5,000 से हमने एंट्री कर दी, ये 5,000 से बेटा हमने एंट्री कर दी। अच्छा, अब इसमें से मान लेते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी ने 2,000 का लॉस एक्सेप्ट कर लिया है, तो एक्सेप्ट कर लिया यानी बाद में वो दे देगी, तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट। ये कितने से डेबिट होगा जी? ये 2,000 से, क्योंकि 2,000 से ही उसने काम किया है, 2,000 से ही उसने एक्सेप्ट किया है, क्लेम को एक्सेप्ट किया है। और अगर सपोज करो कि उसने पैसा दे दिया तो हमारे पास में क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे। पैसा दे दिया तो हम किसको डेबिट कर देंगे? फिर बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे। या तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट हो जाएगा या फिर क्या हो जाएगा बेटा? बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और उसमें हाँ जी, जितना एक्चुअल में, अब देखिए 2,000 का तो हमारे पास में पैसा आ गया, और जो पैसा बाकी का जो पैसा वो हमारा लॉस है, तो उसको हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? P&L अकाउंट डेबिट कर देंगे। तो P&L अकाउंट डेबिट कर देंगे। अच्छा, P&L अकाउंट डेबिट कितने से करेंगे? जो बैलेंस आपका अमाउंट है 3,000 का, और उसके बाद में क्या कर देंगे? ये अपना एंट्री क्या हो जाएगा? टू एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। हाँ जी, ये कितने से हो जाएगा आपका? 5,000 से हो जाएगा। तो देखो, अगर आपने यहाँ पे देखा हो P&L अकाउंट को भी आपने यहाँ पे देखा, ये देखिए इंश्योरेंस कंपनी, ये समझ में आया आपको? एबनॉर्मल लॉस कितने का है बेटा? 5,000 का है, तो 5,000 से आपने ये एंट्री कर ली। उसमें से इंश्योरेंस कंपनी ने कितना लॉस क्लेम को एक्सेप्ट कर लिया, या उसने कितना पैसा दे दिया? उसने 2,000 दे दिया, तो उसको हमने डेबिट कर दिया। उसके बाद में बाकी जो बचा हमारा लॉस है तो उसको हमने कहाँ ट्रांसफर कर दिया? P&L अकाउंट में, और टू एबनॉर्मल लॉस। इस तरह आपका एबनॉर्मल लॉस अकाउंट क्लोज हो गया। तो इस तरह से आपकी एंट्रीज बनी हैं। समझ में आ गई बात? उसके बाद में क्या होगा? जो नेट प्रॉफिट है तो उसको हम कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं? P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। एक क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था जिसमें हमने नेट प्रॉफिट को कहाँ पे ट्रांसफर किया था? P&L अकाउंट में हमने ट्रांसफर, वैसे हर क्वेश्चन में करते हैं लेकिन एक क्वेश्चन में शायद हमने P&L अकाउंट बनाया है। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये आपकी एंट्री हो जाएगी। अगर लॉस है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, इसका रिवर्स एंट्री हो जाएगा। जो गुड्स सेंट अकाउंट होता है, GSOC जो अकाउंट होता है, उसको हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं? उसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। आप इसको परचेज को छोड़िएगा, आप ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करिएगा। तो एंट्री क्या हो जाती है आपकी? GSOC अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। GSOC का एक अकाउंट हमने बनाया था और उसको हमने ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया था। इस तरह ये एंट्रीज आपको समझ में आ गई होगी। इस तरह ये एंट्री बेटा आपको समझ में आ गई होगी। ये सारी एंट्री आपको समझ में आ गई होगी। चलिए देखिएगा, ये पूरा थोड़ा सा आपको बताया गया है यहाँ पे, ये सारा एक साथ में लिखा हुआ, ये आप समझ लेना। हाँ जी, देखिए ये पूरे कंसाइनमेंट प्रोसेस को बताया गया। कंसाइनर क्या करता है? गुड्स को सेंड करता है कंसाइनी को। कंसाइनी क्या करता है? अकाउंट सेल भेजता है कंसाइनर को। उस अकाउंट सेल में क्या होता है? डिटेल ऑफ सेल्स मेड बाय द कंसाइनी होता है, एक्सपेंस इनकर्ड ऑन बिहाफ ऑफ द कंसाइनर होता है, कमीशन उसका द्वारा कितना है, और अनसोल्ड स्टॉक कितना है,
अगर कुछ एडवांस पेमेंट टू द सिक्योरिटी डिपॉजिटेड, अगर कंसाइनी ने कंसाइनर को कुछ एडवांस पेमेंट किया है तो वो कितना है वो यहाँ इसमें लिखा होता है, और बैलेंस ड्यू कितना है वो सारा हिसाब किताब इसमें अकाउंट सेल्स में लिखा होता है, और वह सारी बातें कंसाइनर को भेजता है और कंसाइनर इसकी एंट्रीज अपनी बुक्स में करता है और कंसाइनमेंट अकाउंट बनाता है। और इस तरह से ये सारा कार्यक्रम संपन्न होता है। और ये कार्यक्रम संपन्न होने के बाद में अब हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ दौड़े, नोट्स क्योंकि सबके पास में होंगे, आइए हम एक नज़र नोट्स की तरफ दौड़ा लेते हैं कि नोट्स की तरफ शुरू से देख लेते हैं। ये देखिए कंसाइनमेंट अकाउंट, ये क्या है आपका कंसाइनमेंट अकाउंट के नोट्स हैं आपके पास में। इसमें मैंने बेसिक में थ्योरी लिखा है, ये थ्योरी आपको पढ़ लेना है। कंसाइनमेंट और सेल्स में क्या डिफरेंस है ये आपको एक बार पढ़ लेना है। जो आपको पॉइंट न समझ में नहीं आता है उसको आप हाईलाइट करके मुझे भेज देंगे, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, या आप मुझे फ़ोन पे भी पूछ सकते हैं। उसके बाद में ये जॉइंट वेंचर और ये बेटा ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन अभी आपको नहीं पढ़ना है, ये वाला पोर्शन आपको नहीं पढ़ना है। ये जो मैं अगर बात कहता हूँ कंसाइनमेंट और जॉइंट वेंचर का डिफरेंस जो है, ये वाला पोर्शन आपको नहीं पढ़ना है। समझ में आ गई बात? दिस पोर्शन, ये पोर्शन आपके लिए नहीं है क्योंकि जॉइंट वेंचर पहले कोर्स में था, अभी आपके कोर्स में नहीं है, तो ये आपको नहीं पढ़ना है। तो इससे मैं आपको राहत दे देता हूँ और ये मैं कह देता हूँ ये चीज़ आपके लिए नहीं है, तो इसको मैंने आपके यहाँ से हटा दिया है। तो यस, तो ये आपको नहीं पढ़ना है। वेरियस टाइप ऑफ कमीशन देखिए, ओवरराइडिंग कमीशन, ऑर्डिनरी कमीशन, डेलीगेटेड कमीशन। ओवरराइडिंग कमीशन क्या होता है ये मैंने आपको बताया। स्पेशल पॉइंट में परफॉर्मा इनवॉइस क्या है, एडवांस मनी के बारे में मैंने आपको बता दिया। अकाउंट सेल्स क्या होती है, गुड्स कंसाइंड एट अबव कॉस्ट, इनवॉइस प्राइस में गुड्स क्या होता है ये हमने डिस्कस किया था। वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कैसे किया जाता है ये भी हमने डिस्कस किया था। उसके बाद में अगर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर द नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस कैसे करेंगे ये पूरा हमने डिस्कस किया। इस पूरे का आपका डिफरेंस क्या है वो यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये सारी बातें आपको पढ़नी है। एबनॉर्मल लॉस की अकाउंटिंग यहाँ पे बता दी गई है, चूँकि वहाँ पे नहीं बताई है इसको अलग से यहाँ पे बता दिया गया है। वैल्यूएशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस कैसे करते हैं ये एग्जाम्पल लेके भी आपको समझाया गया है, आप आराम से समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत प्यारा है ये, तो ये चैप्टर बड़ा ही प्यारा है, थोड़ा सा नटखट है लेकिन प्यारा है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, क्यों है ना? वेरी गुड। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर द एडवांस, एडवांस का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कुछ नहीं है, वो एडवांस आया हुआ है ना, उस एडवांस की एंट्री कर दी हमने। एडवांस आया हुआ तो उस एडवांस की हमने क्या कर दी बेटा, उस एडवांस की हमने एंट्री, उस एडवांस की एंट्री हमने कर ली, दैट्स इट। एडवांस की एंट्री कर ली तो एडवांस में कुछ नहीं है। एडवांस जस्ट लाइक दैट कि माल, जस्ट लाइक दैट कि पैसा किसने भेजा है, कंसाइनी ने भेजा है। किसको भेजा है? कंसाइनर को भेजा है। तो कंसाइनर अपनी बुक्स में क्या एंट्री कर लेगा? कंसाइनर अपनी बुक्स में एंट्री करेगा क्या? कंसाइनर अपनी बुक्स में एंट्री करेगा कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, बीआर अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। कंसाइनी क्या एंट्री करेगा? कंसाइनी एंट्री करेगा, क्या एंट्री करेगा बताओ? वो एंट्री करेगा एक तरह से कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट या टू बिल्स पेबल अकाउंट, ये एंट्री कर लेगा, ठीक है ना? इस तरह ये एक तरह से ये अकाउंट है। ये अकाउंट में क्या क्या हम करते हैं ये अकाउंट हमने सारे डिस्कस कर लिए, ये अकाउंट सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं। कंसाइनर पर्सनल अकाउंट इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी अकाउंट, इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी अकाउंट में देखिएगा ये कंसाइनी अकाउंट में ये देखिए कंसाइन, यानी यहाँ पे अगर मैं बात कहता हूँ इस कंडीशन में अगर हम बात कहें तो पहली एंट्री क्या करता है, ये क्रेडिट साइड का पैसा, क्रेडिट साइड का पैसा है, ये क्रेडिट साइड का, आप इसको इस तरह से समझे। इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी कौन सा अकाउंट है? इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी कंसाइनर अकाउंट है। भैया जी कौन सा अकाउंट है? कंसाइनर अकाउंट है। तो आप इसको समझे, कंसाइनर को पैसा देना है तो वो हमारी लायबिलिटी है तो क्रेडिट साइड में आएगा, उससे पैसा लेना है या उसको पैसा, जो पैसा देना था उसमें से कुछ रिकवर करना है तो वो हमारे डेबिट साइड में आएगा। कुछ पैसा लेना है, कुछ पैसा उसको देना है, यानी वो हमारी लायबिलिटी है तो क्रेडिट साइड में, और उससे कुछ पैसा लेना है वो हमारी एसेट से डेबिट साइड में। तो देखो सेल हुआ उसको पैसा देना है क्रेडिट साइड में, कैश में सेल हुआ उसको पैसा देना है क्रेडिट साइड में, एक्सपेंस हमने किए उससे पैसा लेना, कंसाइनी के प्रोस्पेक्टिव से एक्सपेंस किए उससे पैसा लेना है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस किए पैसा लेना है, कमीशन पैसा लेना है, कुछ पैसा हमने एडवांस में दे दिया, बैंक अकाउंट हो गया, समझ में आ गया। बैड डेब्ट्स अगर डेलीगेटेड कमीशन नहीं है, अगर डेलीगेटेड कमीशन उसने नहीं लिया तो ये बैड डेब्ट्स भी कौन बियर करेगा? कंसाइनर बियर करेगा, यानी इतना पैसा उसको कम देना है, तो यहाँ पे आ गया। और बाकी इसका बैलेंस आ गया और बैलेंस इसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया। अगर बैलेंस की जगह उसको पूरा पेमेंट कर देता है तो टू कैश भी आ सकता है, यहाँ पे टू कैश आ सकता है या टू बैंक आ सकता है या टू बीआर आ सकता है, जो भी है वो यहाँ पे आ सकता है। समझ में आ गई ये बात? इस तरह ही आपका
इस तरह बेटा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमने पूरा किया। जर्नल एंट्री हमने पूरी सीख ली, जर्नल एंट्री क्या होती है ये पूरी हमने सीख ली, सारी बातें हमने कर ली तसल्ली से। आज आप एक काम कीजिएगा, अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में हम जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका अकाउंटिंग एंट्री का है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका अकाउंटिंग एंट्री का है। आपसे क्वेश्चन नंबर 1 पूरा हो जाएगा, आपसे क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा। यहाँ पे कंसाइनमेंट अकाउंट देखिएगा। अब जैसे मैं यहाँ पे कहता हूँ कि एक्स सेंड, एक्स कौन है यहाँ पे, एक्स आपका कंसाइनर, सेंड द गुड्स टू द वाई, यानी कौन है ये वाई, कौन है आपका कंसाइनी, वाई कौन है बेटा आपका कंसाइनी। तो एक्स ने कंसाइनर ने गुड सेंड किया कंसाइनी को, कंसाइनर ने गुड सेंड किया कंसाइनी को। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में अब देखो, जैसे सपोज कीजिएगा आप कंसाइनर हैं, आप अलग अलग जगह पे माल भेजते हैं, तो अलग अलग जगह पे माल भेजते हैं, तो अलग अलग पर्सन्स को माल भेजते हैं, तो एक कंसाइनर के पास में एक से ज्यादा कंसाइनमेंट अकाउंट हो सकते हैं। एक कंसाइनर के पास में एक से ज्यादा कंसाइनमेंट अकाउंट हो सकते हैं। समझ में आ रही है बात। तो वही चीज है, तो वहां पे देखिए तो कंसाइनमेंट अकाउंट का नाम यहाँ पे क्या लिख दिया, कंसाइनमेंट टू वाई अकाउंट, कंसाइनमेंट टू रमेश अकाउंट, कंसाइनमेंट टू सीता अकाउंट, कंसाइनमेंट टू राम अकाउंट। जिसके पास में हमने कंसाइनमेंट भेजा है उसका नाम आगे हमने अटैच कर दिया है। समझ में आ रही है ये बात बेटा। तो इस तरह से आपको ये एंट्री कर लेनी है, इस तरह से आपको ये एंट्री कर लेनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 प्योरली एंट्रीज का है, आपको एंट्री करनी है, एंट्री करनी है, इसकी अकाउंटिंग बनानी है, इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज बनानी है। तो ये एंट्रीज यहाँ पे की हुई है, मैं नहीं बताऊंगा आपको एंट्री, आपको एंट्री करनी है। उसके बाद में आप पहले एंट्री कीजिएगा, उसके बाद में आई विल शेयर दिस फाइल टू यू, आप उसको क्रॉस चेक कीजिएगा। उसके बाद में कंसाइनमेंट अकाउंट देखिएगा, ये रहा कंसाइनमेंट अकाउंट आपका, ये कंसाइनमेंट अकाउंट है आपका। तो कंसाइनमेंट अकाउंट हो गया, कंसाइनी अकाउंट हो गया। उसके बाद में अब वही क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन हम वही सेम क्वेश्चन है आपका, लेकिन ये जर्नल एंट्री कर रहे हैं आप इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी। किसकी बुक्स में जर्नल एंट्री कर रहे हैं बेटा आप, कंसाइनी की बुक्स में जर्नल एंट्री कर रहे हैं। तो वो आपको यहाँ पे कंसाइनी की बुक्स में आपको जर्नल एंट्री करना है। एक बार आप ये एंट्री कीजिए, अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आता है तो आप मेरे को कॉल कीजिए और फिर उस कॉल की बातें उसकी बातें हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हम कर चुके हैं, इफ यू रिमेंबर क्वेश्चन नंबर 3 हम कर चुके हैं। यस, आराम से क्वेश्चन नंबर 3 हम बेटा कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यस, इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन को एक बार वापस ट्राई कीजिएगा, नहीं तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको क्वेश्चन नंबर 4 करवाऊंगा। आज का होमवर्क आपका है क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आपका होमवर्क है, आप इसको कीजिएगा। उसके बाद में मैं क्वेश्चन नंबर 4 आपको करवाऊंगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको समझाऊंगा, अगर नहीं मैं आपको करवाऊंगा क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। उसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमने कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा ऑलरेडी हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमने, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 हमने नहीं किया है, शायद हमने कर लिया है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 6 हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी हम कर चुके हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 7 हम सारा कर चुके हैं। यस, ये क्वेश्चन नंबर 7 हम कर चुके हैं बेटा। और क्वेश्चन नंबर 8 भी हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी हम कर चुके हैं। तो अब आज मैं आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन का होमवर्क देता हूं, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। इन 2 का आप होमवर्क कीजिएगा, इन 2 क्वेश्चंस का होमवर्क करके उसकी अकाउंटिंग एंट्री आप कीजिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच, कल मिलेंगे वापस। गुड नाइट।